हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो है एटमॉस्फेयर, हिंदी में जिसका नाम है वायुमंडल। बच्चों, आपको ये पता होगा कि हमारे वायुमंडल में लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और ये ऊपर गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और एक जो लेयर होती है हमारी वो होती है हाइड्रोस्फेयर। यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर कर लीजिए। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, जैसे कि हाइड्रोस्फेयर मतलब कि वाटर, लिथोस्फेयर मतलब कि लैंड, एटमॉस्फेयर मतलब कि एयर। और इन सब चीज़ों से जो एक लेयर बनती है वो कहलाती है एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। और बायोस्फेयर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बायोस्फेयर जो है हमारी धरती पर ही पाया जाता है। हम सिर्फ पानी में नहीं रह सकते, हम सिर्फ लैंड में नहीं रह सकते, हम सिर्फ एयर नहीं ग्रहण कर सकते, हमें इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब जो संभव है वो संभव है बायोस्फेयर में। बच्चों, हम जो एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे वो हम एटमॉस्फेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो कंपोजिशन के हिसाब से, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से। कंपोजिशन के हिसाब से मतलब कि इसमें क्या क्या है। कंपोजिशन में जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन या जिनॉन, ठीक है, ये सारी गैसेस अवेलेबल हैं। ओजोन भी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे कंपोजिशन है, मतलब कि संगठन क्या है। स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर कैसे लेयर्स में बटा हुआ है। जैसे कि हमारे सबसे नीचे जिस लेयर में हम रहते हैं, जैसे हम जिस लेयर में रहते हैं मैंने उसको पेड़ से शो कर दिया है, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उससे ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उससे ऊपर आता है मीजोस्फेयर, उससे ऊपर आता है थर्मोस्फेयर, फिर आता है एक्सोस्फेयर। अब हम इन सब लेयर्स के बारे में एक के बाद एक पढ़ेंगे। बच्चों, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें ये जो है एक एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट है मतलब कि नॉन लिविंग, निर्जीव है ये, ठीक है। अब आपको जीवित प्राणी तो पता होंगे, जो सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, ये क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो जो सजीव लोग होते हैं वो लिविंग होते हैं और जो निर्जीव लोग होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। तो एटमॉस्फेयर एक एबायोटिक कंपोनेंट है और इसमें जैसे कि गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। बच्चों, इससे मैंने आपको बता रखा है कि एबायोटिक क्या होता है। एबायोटिक मीन क्या होता है, द वर्ड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। एबायोटिक का मतलब होता है कि जो जीवित नहीं है, जैसे कि लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट के उदाहरण हैं, ठीक है। मतलब कि निर्जीव चीज़ों के उदाहरण कैसे हैं, लाइट हो गया, ठीक है, रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब क्या हैं, निर्जीव पदार्थों के उदाहरण हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं निर्जीव होते हुए भी क्या हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्या लाइट के बिना आप इधर उधर देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। लाइट के बिना हमारे धरती का तापमान भी मेंटेन नहीं रहेगा। एयर के बिना हम नहीं रह सकते। वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, हम इन सब चीज़ों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ कंपोजिशंस भी हैं, ठीक है। कंपोजिशंस मैंने आपको पहले बताया था कि कंपोजिशंस में हम ये बताते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में ये गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, जिनॉन, क्रिप्टॉन,
ठीक है। तो इनका कंपोजिशंस हम देख लेते हैं। तो जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो गैस है आपकी नाइट्रोजन, दैट इज़ 78.08%। ठीक है, 78.08% कर लीजिए। ठीक है, 78.0 टाइप हो रखा है, मगर आपको क्या करना है, 78.08% लिखना है। उसके बाद ऑक्सीजन का परसेंटेज है 20.9%। ठीक है। थर्ड नंबर पे जो गैस बहुतायत में पाई जाती है वो है आर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। ठीक है। और एक गैस आपको जो बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है, पहले तो आप इन चारों को याद कर लेंगे ढंग से। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और एक आप ओजोन को करना ना भूलिए। ठीक है, ओजोन का परसेंटेज भी याद कर लीजिए। तो आपको इन चार केसेस का परसेंटेज याद होना चाहिए, इन और इसका परसेंटेज ज़रूर याद होना चाहिए। ये जो चार गैसेस हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, ये एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। बच्चों, जो हमारा सबसे पहला कंपोजिशन है जो मैंने आपको बताया है, उसमें मैंने बताया कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78.08% है। तो जो नाइट्रोजन है प्लांट्स डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, बल्कि ये कैसे करते हैं, ये नाइट्रिफिकेशन होता है। जैसे कि बारिश वगैरह पड़ी धरती पर तो इसमें कुछ नाइट्रोजन के कण भी गिरते हैं। इस प्रोसेस से लीचिंग होती है, ये अंदर जाती है और फिर हम पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं तो उससे क्या होता है, पौधों को नाइट्रोजन किससे मिलता है, सॉइल से मिलता है। नेक्स्ट गैस जो ज़्यादा पाई जाती है वो ऑक्सीजन है, 20.9%। अब ये तो आपको पता है कि लाइफ गिविंग गैस है, इसके बिना हम बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते हैं। हमें जो सांस मिलती है वो ऑक्सीजन से ही मिलती है, ऑक्सीजन के बिना बहुत ही दिक्कत आ जाती है। ठीक है। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि जो पहला एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजन थी कि नहीं थी। तो जवाब ये है कि उस टाइम ऑक्सीजन नहीं थी। मतलब कि आज से 4.6 बिलियन साल पहले कोई ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन क्या हुआ, धीरे धीरे करके ऐड हुआ। ठीक है, धीरे धीरे करके धरातल पर आया। और ऑक्सीजन जो होता है वो केमिकल वेदरिंग में भी पार्ट लेता है, जो मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बता रही हूँ। देखिए बच्चों, जैसे ये क्या है, प्लांट है। प्लांट यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये एक पेड़ है। पेड़ में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। ये कैसे हो रही है, पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं और इंसान क्या करे, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। और जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्राणी हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पेड़ इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, फिर ये ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इस तरह से प्लांट्स का काम भी चल जाता है और हम मनुष्यों का काम भी चल जाता है। ठीक है। बच्चों, एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, एक तरह की वेदरिंग होती है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जब पानी के साथ मिलती है तो क्या हो जाता है, ऑक्साइड्स बन जाते हैं। जैसे कि आयरन, जैसे आप बारिश का टाइम होता है तो आप कूलर को बाहर रख के रखते हो, या फिर कोई कूलर के अलावा और भी कोई लोहे की चीज़ें हैं तो उन पर जंग पकड़ जाता है। ये सब काम क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि कुछ लाल सी परत आ जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं जंग। ठीक है, ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो चट्टानों में भी हो जाता है, पत्थरों में भी लग जाता है, जैसे कि आप इन रॉक्स में देख रहे हैं। ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो इम्पोर्टेंट गैस पाई जाती है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। इसको जो सॉलिड फॉर्म होता है, जब ये सख्त फॉर्म में होता है तो
जो सूखी आइस होती है ना, ड्राई आइस, उसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है वॉल्केनिक आउटगैसिंग से होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉल्केनिक आउटगैसिंग, मतलब कि जैसे ये वॉल्केनो फूटा, जैसे ये वॉल्केनो आया, वॉल्केनो से गैसेस निकल रही हैं, तो इस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। और जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर को आप जलाते हो, जैसे कि आपने लकड़ी वगैरह जलाई, इससे होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हम करते हैं। एरोबिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि जानवर हो गए, हम हो गए, ये सब क्या है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो मैन मेड चीज़ें हैं, जैसे कि हमने फॉसिल फ्यूल यूज़ करा, हम किसी ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एमिट होती है। इस स्लाइड में मैंने आपको बता रखा है कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है एनर्जी के लिए। और देखिए कुछ जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। फिश लेती है। ठीक है। लंग्स के जो जानवर और जो मैन्स होते हैं वो तो लंग्स के ज़रिए लेते हैं, गिल्स के ज़रिए फिश ले लेती है। और कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स होते हैं, ये सब क्या है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। और ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स आर यूज सेलुलर रेस्पिरेशन टू मेक एनर्जी। हम लोग सब रेस्पायर करते हैं, तभी जाके हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है, हम काम कर पाते हैं। ठीक है। सम ग्रीन हाउस गैसेस, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेस इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है। तो इनमें आपको बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs, ओजोन, वाटर वेपर, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इनके अलावा अगर दूसरी गैस आ गई, जैसे हाइड्रोजन आ गया, तो वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सोलर रेडिएशन क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है। ठीक है। तो सोलर रेडिएशन क्या होता है, इस स्लाइड में, द सोलर रेडिएशन टू द अर्थ इज़ नोन एज इंसोलेशन। जैसे ये सन है, सन से कोई भी रेडिएशन अगर धरती पर आ रही है तो इंसोलेशन कहलाती है। ठीक है। और जो अपर लेयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर की, वो क्या करती है, कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी अर्थ सरफेस पे भेज देती है। ठीक है। अब जो धरती को मिला रेडिएशन, धरती को ये इंसोलेशन जो मिला था, अब धरती को भी तो कुछ वापस देना है, तो धरती जो वापस भेजती है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और बच्चों ये आज आपकी लास्ट स्लाइड है। ठीक है। इसके बाद में आपको आगे बाद में पढ़ाऊँगी। तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस और भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सिंथेटिक केमिकल्स, ये सब क्या करते हैं कि जो अर्थ की आउटगोइंग रेडिएशन होती है, जिसको मैंने बोला है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, तो उसको ये बाहर नहीं जाने देती है। टेरेस्ट्रियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये धरती पर आ चुकी है। ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारा धरती गर्म रहती है। ठीक है। और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इंसोलेशन को धरती पर आने देती है, इसलिए क्या है, पारदर्शी है। ठीक है। और जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसके लिए ओपेक है, मतलब कि अपारदर्शी है। ओके। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको बहुत जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी। ओके, थैंक यू।